कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी से वापस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी चीजों को आप अच्छे से बताना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और कौन सा पोर्शन को कवर करा था और क्या चीजें उसमें सीखने के लिए मिला था, वो चीजों को देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आयोटा के बारे में हमने पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था कि आयोटा होता क्या। बेसिकली आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में -1 होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डेप्थ में पढ़ते हुए फिर आगे हम लोग आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट में बता के आगे निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ये डिस्कस कर रखा था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या, इसमें समझते हैं। कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो z = x + आइटा y, ठीक है। ये मैंने बताया था कि कोई भी दो रियल नंबर को, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी दो रियल नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है ना। रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर एज पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं इसमें कि सर रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है, कोई बताएगा मेरे को रियल पार्ट ऑफ जेड? एक्स। बहुत ही बढ़िया। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या था यहाँ पे? एक्स था। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? वाई। बहुत ही बढ़िया। इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, पार्ट ऑफ जेड विच इज वाई। अच्छा, ये वाई जो था और जो एक्स था, मैंने बोला था विथ साइन, विथ साइन, यानी क्या ये प्लस में हो या माइनस में, विथ साइन लेके आना है। तो ये भी कितना होगा सर? विथ साइन, ठीक है। ये विथ साइन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान देते अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा आपसे, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पिछले क्लास में जहां तक भी पढ़ाया था उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ फाइनली, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे का हेडिंग देखेंगे। क्या है सर, सुनना कि अगर मैंने z = ये लिखा आपके सामने log base 3, है ना, base 3, और यहाँ पे दे दिया है 4 माइनस ऑफ आयोटा log base 2, ठीक है। अच्छे से समझना चीजों को। यहाँ पे दे दिया 5। कोई बताएगा मेरे को कि सर रियल पार्ट ऑफ z कितना और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना? बताओ। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? को बता सकता है रियल पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या? लॉग बेस 3 4 हो जाएगा रियल। बहुत ही बढ़िया। log base 3 4 इट इज अ रियल नंबर। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? लॉग बेस 2 5 आगे कुछ नहीं? माइनस। बहुत ही बढ़िया, ये आ गया भाई साहब। तो वो रियल था और ये इमेजिनरी था, ये आपने पकड़ लिया भाई, ये सब चीजें आपको आती है। चलिए एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातें थी जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। आइए और बात करते हैं। दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करके मेरे को बता देना भाई साहब, इसका रियल पार्ट और ये है, इमेजिनरी पार्ट ये, तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखना अच्छे से। मैंने इफ लिखा है यहाँ पे, इफ जेड इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया आयोटा ऑफ सेक थीटा, दे दिया यहाँ पे, सुनना अच्छे से। देन बताना आपने, देन वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ कितना आएगा? 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड साफ साफ दिखा सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा का क्या करना है सर? स्क्वायर करना, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस था, और माइनस का स्क्वायर क्या दे देगा? प्लस देगा, ठीक है। बीच में क्या गया? tan थीटा, tan थीटा का स्क्वायर। बहुत ही घटिया क्वेश्चन बट बेसिक क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में अपने इसको पढ़ रखा था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, फिर से बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ। इफ जेड इक्वल टू दिया आपके सामने, है ना, इफ जेड इक्वल टू इतना दे दिया, इफ जेड इक्वल टू दिया cos थीटा माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ आयोटा sin थीटा, चीजों को समझना, माइनस ऑफ आयोटा, चलो बस इतना ही दे दिया, ठीक है। और साथ में बोल दिया इफ, है ना, यहाँ पे लेट का कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। इफ बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू कितना होगा आपको बताना है। चलिए बताइए। कौन बताएगा? 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, चीजों को समझना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ अच्छे
से ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ पे बोला गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड का आंसर जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो पहले लिख लो सर, मेरे को दे रखा है रियल पार्ट ऑफ जेड, मेरे को मिला cos थीटा माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है कि सर रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 0, यानी क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट तो ये है और रियल पार्ट क्या है 0, तो मैं पुट कर दूंगा cos थीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सभी ने 10th क्लास में इतना तो पढ़ रखा है कि थीटा का वैल्यू 60 रखने पे ही 1/2 आएगा cos के अंदर, ठीक है। चलिए, ये आपने पढ़ रखा था। और बातें करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातें थी जो आपने इसको सीखा, बहुत ही बड़े, ठीक है। चीजों को समझना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं आपके सामने, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो समझते हैं। देखना अच्छे से कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है। इसमें जब केस बनेगा, क्या क्या केस बनता है वो बताता हूँ। केस नंबर 1 जो है, इफ मैंने बोल दिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, मैंने क्या बोला कि इफ रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि एक्स के बराबर होता है, फिर क्या बोल रहा हूँ, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू द एक्स, है ना, इक्वल टू 0 हो जाए। क्या मतलब है सर, भवार्थ क्या है इसका, भवार्थ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा, कोई बता सकता है एनीबॉडी कि सर रियल पार्ट ऑफ अगर जेड 0 हो जाए तो ये तो गायब हो जाएगा सर। अगर ये गायब हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ जेड इक्वल टू आयोटा वाई। क्या जेड इक्वल टू आयोटा वाई, क्या ये प्योरली रियल होगा या डायरेक्टली कह दूं कि ये प्योरली इमेजिनरी है। चलिए कोई बात नहीं, देन मैं कह सकता हूं देन जेड इक्वल टू आयोटा वाई, ध्यान समझना, देन जेड इक्वल टू आयोटा वाई। देखो जरा ध्यान से, मैंने आयोटा को क्या बोला था, इमेजिनरी नंबर, यानी जेड एक नंबर है जो आयोटा पे डिपेंडेंट है, वाई एक रियल नंबर है। तो सर मैं बोलूं इमेजिनरी नंबर इनटू रियल नंबर, 2 तो रियल नंबर है, तो अगर 2 को रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये सर इमेजिनरी नंबर आएगा। ध्यान देगा ये चीजें, इसका मतलब ये हुआ कि सर जेड इक्वल टू आयोटा वाई इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी क्या हुआ, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में अगर आपसे बोला जाए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट के साथ में अगर मैं ये बात कहूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है, तो अंदर ही अंदर आपसे ये कहना चाह रहा हो कि उसका रियल पार्ट 0 रहा होगा। वाइस वर्सा ट्रू है भाई साहब। अगर वो चल के बोले कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, इसका मतलब ये हुआ कि सर उसका वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर वाइस वर्सा कहूं कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब कोई रियल पार्ट उसका 0 रहा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। केस नंबर 2 क्या कह रहा हूँ, सुनना अच्छे से। इफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना, आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, भावार्थ क्या हुआ कि इज इक्वल टू 0 लिखने से पहले इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन का क्या मतलब होगा, देन जो जेड है, जेड अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये कंप्लीटली 0 हो जाए, यानी वाई इंटू समथिंग वो पूरा 0 हो जाए। तो अगर ये पूरा 0 हो गया तो सर यहाँ पे देखेंगे जेड किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल एक्स पे, और एक्स कैसा है सर, रियल है सर। इसका मतलब जेड इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जेड प्योरली इमेजिनरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर, प्योरली रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल नंबर है या प्योरली, है ना, इमेजिनरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो समझ जाना उसका इमेजिनरी पार्ट 0 रहा होगा। इमेजिनरी पार्ट बोल रहा है, यानी आयोटा के बगल वाला 0 रहा होगा, ठीक है। ये नहीं कि आयोटा के साथ में पूरा 0 कर देना, इसका आयोटा का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। कोई कॉम्प्लेक्स में प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका रियल पार्ट 0 रहा होगा। ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, केस पे आता हूँ। केस नंबर 3 है, सुनना अच्छे से। इफ, यहां लिख रहा हूं, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, है ना, यहां पे लिख देता हूं, केस नंबर 3 यहां पे आएगा, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। यानी क्या मैंने बोला है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हो और साथ में कैसा हो जाए, 0। तो पता है कि जेड कैसा दिखेगा, मैं बता दो, देन जेड कैसा रिप्रेजेंट होगा। मैंने क्या बोला है, एक्स तो 0 है ही सर, वाई भी 0 हो गया सर, इसका मतलब ये 0 जेड बराबर 0 दिखेगा आपको।
दिखा क्या, ये ऐसा फोटो देगा ऐसा आयोटा इंटू 0। तो इसका मतलब क्या है ये बताइए। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देन रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख दूंगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, रिप्रेजेंट प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना, प्योरली रियल भी लिख सकता हूँ, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इकलौता ऐसा केस है कि ये वाला केस आपको सीधा सीधा बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, यही इकलौता ऐसा केस है कि दोनों साइमल्टेनियस खेल होता है इसमें, यानी प्योरली रियल भी होगा प्योरली इमेजिनरी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा होगा, उसके बाद क्या करना है कि सर अगर उसने बोल दिया कि रियल पार्ट 0 है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, उल्टा भी आना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट 0 रहा होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसका अंदर अंदर ये समझ में आ गया कि ये प्योरली रियल होगा, हो सकता है प्योरली रियल हो तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और अगर दोनों 0 हो गए तो सर ये प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। चलिए कॉपी कीजिए इसको, कहीं डाउट है तो पूछें। कोई डाउट है किसी को? चलिए भाई, तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो अपना क्वेश्चन है सर। बस बेसिक सा एक दो क्वेश्चन ले लेंगे ताकि हम लोग इस क्वेश्चन से, है ना, जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं एक दो हेडिंग और पढ़ने के बाद मिलेगा अपने को, लेकिन फिलहाल फिलहाल के लिए ये सब तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं, सभी लोग अच्छे से सुनना। ठीक है भाई साहब, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सुनना अच्छे से। ठीक है, इफ जेड इक्वल टू, सुनना साहब क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना अच्छे से सुनना, एक एक चीज को समझना। ठीक है, इफ जेड इक्वल टू लिखा 3, है ना, माइनस में लिखा आयोटा टाइम्स, और ये लिख दे रहा हूं आपके सामने 1+2, है ना, 1+2 नहीं लेता, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 4+8+16, हाँ, डॉट 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 डॉट, है ना, अप टू 20 टर्म, 20th टर्म। ठीक है ना, लेट कर लेता हूँ यहाँ पे ना, लेट जेड इक्वल टू इतना दे रखा है, लेट जेड इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी होगा व्हाटएवर, है ना। इफ यहाँ पे लिखा इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर is purely real, is purely real, then find the, then purely real, एक मिनट, purely real, है ना, then find sum, then find sum। चलो बताओ क्या है? 0। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाना, है ना। इफ द गिवन इक्वल टू द x, then find x। चलिए अब सही है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही बेसिक। क्या पूछा सुनना, क्वेश्चन बहुत बेसिक है। जेड इक्वल टू ये दिया, चिपका दिया उसने, अब उसने बोला कि इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एंड इक्वल टू द एक्स, प्योरली रियल है और ये इक्वल टू द एक्स है, ठीक है, देन फाइंड एक्स। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या आपको? मैंने बोला था इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, हाँ, इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मिनट, इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, चलो अब सही है, इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड एक्स। ठीक है ना, मैंने वहां पे, है ना, गड़बड़ कर दिया था, मैंने प्योरली इमेजिनरी को लग दिया था, प्योरली रियल कर दिया था, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसका सम 0 कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने, रिपीट कर दे रहा हूँ, जेड इक्वल टू ये दिया है, इसके बाद मैंने बोला इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू द एक्स, देन फाइंड एक्स। बताओ, एपी पढ़ा है कभी? एपी 10th क्लास में
10th क्लास का एपी अगर किसी को आता होगा तो वो जरूर बनेगा उससे, 10th क्लास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। चित्र बताएंगे कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड गिवन है अपने को किसके बराबर है सर, एक्स के बराबर है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर एक्स के बराबर है तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है ये बताएगा कोई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, जल्दी बताओ। माइनस ऑफ, यहां लिख रहा हूं 4 + 8 + 16 है ना, 16 डॉट 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 20। ठीक है, एपीजीपी पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगता है जीपी। अच्छा, क्लास 10th में आप लोगों का जीपी था या नहीं था ये बताओ, जीपी पढ़ा है कभी या एपी तक ही पढ़े थे? एपी तक। एपी तक, चलो ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, एपी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लो भाई साहब, एपी में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या ये एपी है? 4 8 12, सही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता इट्स ओके। माइनस टाइम्स ऑफ ये दे रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी को पता है कि सर ये तो जो दे रखा है ये एपी है, देखो अच्छे से ध्यान से देखना, ये एपी है कितने टर्म का, 20 टर्म का। ठीक है, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सम का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ। ए प्लस डी है ना, सम का फॉर्मूला, एसएन का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद आया किसी को एपी वाला ये टर्म? ठीक है, इसमें इसलिए इसका सम क्या आता था, n/2, नीचे क्या लिखते थे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद आया? एक फॉर्मूला तो ये होता था, और दूसरा ये भी होता था, क्या होता था सर, एस एन इक्वल टू n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल। ठीक है, a प्लस एल कह लो या a प्लस टी एन कह लो, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज या सीक्वेंस जो भी दे रखा होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा मैंने ऊपर लगा दिया क्वेश्चन आपको, क्योंकि आपको याद नहीं था ये सब चीजें, कोई बात नहीं, चलो बट अच्छे क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूँ, बाकी बात फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, बन चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान देना अच्छे से बोर्ड पे। देखो क्या दिख रखा है यहाँ पे कि सर 20 टर्म का सम चाहिए, 20 टर्म तक तो बोल दिया उसने। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई बताएगा कॉमन डिफरेंस बताओ? 4। बहुत ही बढ़िया, कॉमन डिफरेंस भी 4 आएगा सर। चलिए, और लास्ट टर्म को बता सकता है, लास्ट टर्म 20 टर्म बोला, 20, तो मैं T20 लिखा ना सर, T20 फॉर्मूला याद है, a प्लस 19d, सही लिखा मैंने? ठीक है, तो T20 का फॉर्मूला क्या है, a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना गया 4, कितना लिखूंगा सर, को बताएगा 76 है ना, 4 6 7 प्लस 4 आ गया सर 80, 80 आ गया 80। तो चलो फाइनल लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ, कितना लिखूंगा इसका सम, यहाँ पे लिखता हूँ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो फॉर्मूला लगाऊंगा सर। तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ n का वैल्यू कितना है 20, यानी 20 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप, 20 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखूं सर, फर्स्ट टर्म कितना है 4, और सर लास्ट टर्म कितना है 80, कट गया 10, ये 84 भवार्थ माइनस ऑफ 840 आंसर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं दिया था, नॉर्मल क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा एपी आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं आता इट्स ओके, जब एपीजीपी भी पढ़ लोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आइए अगले ऊपर बात करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सुनना अच्छे से, चीजों को समझना। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा हूँ, जेड इक्वल टू दिया आपके सामने, ध्यान से देखना। जेड इक्वल टू इधर दे देता हूँ आपके सामने, फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूँ आपके सामने, ये लिखता हूँ आपके सामने। है ना, यहाँ पे 6 सेट दे रहा हूँ। चलो बताओ कौन बताएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है तो
बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा अभी भी? एक बार सर रीड करनी है। चलो मैं रीड कर देता हूँ। लेट जेड इक्वल टू दे रखा है 3 + 6 + 9 अप टू 20 टर्म माइनस ऑफ एक्स प्लस दे रखा है 6 आयोटा, है ना? जो जेड दे रखा था इज प्योरली इमेजिनरी देन एक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है ये बताओ? जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। चलो ट्राई करो, रियल पार्ट कोई बता सकता है इसका रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला टर्म, ठीक है? रियल पार्ट 3 + 6 + 9 अप टू 20 टर्म माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। एक्स का वैल्यू निकालिए, बताओ कितना है? सिक्स 30। बोर्ड क्लियर दिख रहा है अभी सभी को? एक बार रिप्लाई करो, बोर्ड क्लियर दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। हाँ, तो करना क्या है, किसी ने बताया नहीं मेरे को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? 0। सॉल्यूशन में तो ये लिखूंगा ना, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है सर? रियल पार्ट ऑफ जेड वो होगा जो आयोटा के साथ नहीं होगा। तो आयोटा के साथ ये नहीं है, ये रियल पार्ट ऑफ 0 होगा। यानी इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 + 6 + 9 प्लस डॉट डॉट कितना लिखूंगा भाई साहब? डॉट डॉट 20 टर्म, ठीक है? 20 टर्म माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इस एक्स को मैं उधर कर दूंगा, जैसे उधर करूंगा तो यह आ जाएगा 3 + 6 + 9 प्लस डॉट डॉट ये T20 टर्म इज इक्वल टू कितना? एक्स को बताएगा। ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये एपी है क्या? यस सर 630 आंसर। तो आंसर कितना आ रहा है कोई बताएगा? 630। 630। चलो देख लेते हैं। ए जो मिल गया ये 3 है, डी जो मिल गया वो 3 है, तो T20 कितना आ गया सर ये तो बताओ पहले? T20 आ गया A प्लस ऑफ 19 इंटू डी, ठीक है? तो भवार्थ कितना हो गया सर? A 19 + D। ए का जगह पे सर 3 सही है, प्लस में डी की जगह पे कितना? 19, यानी 19 इंटू 3 57 और 3 ये 60 आ गया। यानी 20वां टर्म इसका 60 है, इसलिए मैं सम लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसलिए x इक्वल टू आ गया, क्या लिखूंगा? 3 से लेकर के 60 तक का सम। तो क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ? n/2 यानी n की जगह पे 20 टर्म है बाई 2, और यहाँ पे कितना? a की जगह पे 3, और लास्ट टर्म कितना है भाई साहब? लास्ट टर्म आया 60, ठीक है? तो ये आ गया 10, और ये कितना आ गया भाई? 180 या कुछ और? जल्दी बताओ। x इक्वल टू आ गया भाई 63 यानी 630। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने निकाला था 630। चलो, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मैं करवा सकता था जो कि मैंने वो कराया। इस तरह के एपी नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना मत बिल्कुल भी कि सर ये तो नहीं आता था, अब जबरदस्ती का क्वेश्चन कराया जा रहा हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सब पढ़ेंगे आप लोग आराम आराम से। बस एक दो क्वेश्चन तो जरूरी है कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए, ताकि आप चीजों को समझ पाए। चलो और आगे बात करते हैं। तो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का गेम खत्म करता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है समझना अच्छे से, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, देखो सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना? क्या लिख रहा हूँ सुनना है। रिमार्क में क्या है ये अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। रिमार्क, ठीक है? क्या रिमार्क है सुनना। इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, लाइज, है ना, लाइज इन, है ना, लाइज इन साइड, लाइज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन डिनोमिनेटर, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सभी को? यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन डिनोमिनेटर, समझना अच्छे से। देन क्या करना है? देन ऑलवेज रिमूव, है ना, ऑलवेज रिमूव द डिनोमिनेटर पार्ट, है ना, द डिनोमिनेटर पार्ट बाय मल्टीप्लाइंग। क्या रिमूव करना है ना? देन ऑलवेज रिमूव द कॉम्प्लेक्स, है ना, द गिवन
द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, समझना अच्छे से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है सर? कॉन्जुगेट तो आपने पढ़ा ही नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, चीजों को समझ लेना अच्छे से। कॉन्जुगेट क्या है उसको बाद में समझेंगे, बस छोटा सा हिंट देता हूँ कि कॉन्जुगेट ये होता है। आपको करना क्या है, जैसे कॉन्जुगेट के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, सुनना, कॉन्जुगेट के लिए अगर मैं बात, ये सब आता है। जैसे मैं पूछूं √3 + 2 क्या करूं, बता सकता है कोई? क्या करूं? रेशनलाइजेशन वर्ड सुना है कभी आपने? √3 - 2 से ऊपर नीचे इंटू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। √3 माइनस, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और √3 - 2 से डिवाइड, यही तो करते थे सर। यानी कॉन्जुगेट का मतलब सिंपल सा आप कहना चाह रहे हो सर, बस माइनस से उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा दें, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्जुगेट अभी पढ़ाया भी नहीं, लेकिन आपको ये सब नॉर्मली बातें आती थी, ठीक है। तो ये सब चीजों से लेकर के हमने आगे बढ़ाए। तो यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में है, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव कर देंगे, कांस्टेंट टर्म में या रियल के टर्म में उसको ले आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलो सर, अब समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं कि z = 1 + आयोटा दे रखा है, तो बताएगा मेरे को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया, नीचे देखो a + b के फॉर्म में है, क्या करूं, कोई बताएगा जल्दी से, जल्दी। कुछ नहीं सर, z = लिखूंगा, सुनना, 1 + आयोटा को रहने दो सर, इंटू में क्या करूं, 1 - आयोटा डिवाइड बाय क्या, 1 - आयोटा, चलेगा सर यहाँ पे। इसके बाद में क्या लिखूंगा, z = लिखा 1 - आयोटा, नीचे क्या लिखूंगा, 1 + आयोटा इंटू में कितना, 1 - आयोटा। तो बताएगा नीचे दिख रहा है a² - b², सही है। 1 - आयोटा नीचे क्या, a² - आयोटा का स्क्वायर। तो बताएगा आयोटा का स्क्वायर कितना आता है, -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1 -1। बहुत ही बढ़िया। z = 1 - आयोटा डिवाइड बाय क्या, 1 - -1, टोटल कितना आ गया, z = 1 - आयोटा डिवाइड बाय कितना, 2। तो फाइनली क्या मिला, z = 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2, इसको लिख सकता हूं 1/2 माइनस ऑफ आयोटा बाय 2, सही है। अब देख के बताना जल्दी से, जो फाइनली आंसर आया ना वो पूछ रहा हूँ, उसमें पूछ रहा हूँ। कोई बताएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z, 1/2 बहुत ही बढ़िया, रियल पार्ट ऑफ z 1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कोई बता सकता है, -1/2 -1/2। इसका क्या मतलब हुआ, सुनना, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में नहीं रहने देना है, सिंपल सी बात कह रहा हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे नहीं रहने देना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करो सर, ऐसे ऐसे a प्लस, है ना, x + आयोटा y, x + आयोटा y, क्या ये x + आयोटा y के फॉर्म में, नहीं सर। तो मैंने क्या बोला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिनोमिनेटर में पाए जा रहे हैं, तो आप उसको चेंज करें बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है। पहले इसको नोट करो, एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बताओ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। काफी देर से आप भी बोर हो रहे होंगे, तो सर एक भी क्वेश्चन नहीं करा अभी तक, सुबह से लेकर के। z = दे रहा हूं आपके सामने 3 + आयोटा डिवाइड बाई, है ना, 2 + 3 आयोटा। चलो, फाइंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, पहला क्वेश्चन फाइंड इट्स, है ना, फाइंड इट्स z = x + आयोटा y फॉर्म। दूसरा, है ना, रियल पार्ट ऑफ z बताना है आपने। तीसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है आपने। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा, ट्राई करो। तो पहला का आंसर होगा 30/13 -9 आयोटा/13।
बन गया क्या? बन गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे, फिर से सीखेंगे। ध्यान देना, एक क्वेश्चन फिर से दूंगा, आपको ट्राई करके इसको बताना है कि रियल नाइन पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, फिर से सुनना। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट नाइन करने बाई के लिए थर्टीन पहला काम ये रहेगा, अपने को ध्यान रखना है कि सर नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, उसको हटाओ। तो मैं क्या करूंगा, जेड इक्वल टू लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक आपकी आंखों के सामने मैं ऐसा है ना साहस कर रहा हूँ लिखने का, किसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है क्या, 2 + 3 आइटा, यहाँ पे आ गया 2 - 3 आइटा। सही है। जैसे ही मैंने इसको लिखा, आपको दिखा होगा ये a+b और ये a-b कन्वर्टेड इनटू a² - b², ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ साहब, ध्यान देना। देखो ये 3 2 जा 6 आया, और ये आ गया 3 3 जा 9 आया। मैं फाइनल लिख रहा हूँ 6 - 9 आएगा। अब इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 आएगा, है ना, और इधर से प्लस है, ये माइनस है, -3 आइटा²। एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर नीचे क्या करो, a² - b², यानी 4 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस क्या लिखूं, 3 आइटा² आ गया। यहां तक क्लियर है किसी को? ठीक है, चलो अगला बात कर रहा हूँ, जेड इक्वल टू, सुनना अच्छे से, ये लिखा 6 और आइटा² का जो वैल्यू हो गया -1, तो ये -1 लिखना अच्छे से, ये -1 और ये माइनस मिलके कितना आ गया, प्लस, है ना, तो ये 3 आ गया, 3, तो 6 और 3 9 हो गया भाई साहब, -9 + 2 आइटा, माइनस का 7 आइटा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 देगा, और ये 3 यानी 9 का आइटा² देगा, आइटा² -1 देगा, यानी -1 मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9। बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, मैं दिखा रहा हूँ, जेड इक्वल टू मिल गया आपके सामने भाई 9 - 7 आइटा बाई 13। ठीक है, और अगर मैं डिवाइड करूं तो जेड इक्वल टू आ गया 9/13 माइनस ऑफ 7, है ना, 7/13 इंटू माई आइटा। क्या ये आंसर आया था किसी का? यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो बताइए कोई रियल पार्ट कितना? 9/13। 9/13, और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया भाई साहब, 7/13। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले इस फॉर्म में, -7/13। हाँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में पहले लिखना आना चाहिए। दूसरी पॉइंट कह रहा हूँ ये, है ना, कि ये वाला पॉइंट रियल पार्ट आपको दिखाना आना चाहिए। अगर ये इस तरह से दे रखा तो ये किसी ने लिख लिया, वो लिखने का सब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज बता रहा हूँ, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस छोटा सा, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस में सर ये सब चीजें आती है अपने को। ठीक है, तो फटाफट फटाफट अच्छे क्वेश्चन के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ता हूँ मैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से कौन बताएगा, देखो जरा, दे रहा हूँ क्वेश्चन में, है ना। जेड इक्वल टू दिया यहाँ पे, दिख रहा हूँ साहब, जेड इक्वल टू दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। चलो दिया मैंने यहाँ पे, सुनना अच्छे से, ये दे दिया यहाँ पे साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा। नीचे दे रहा हूँ साइन थीटा माइनस आइटा कॉस थीटा, आइटा कॉस थीटा। ठीक है, देन फाइंड, पहला जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा फॉर्म। ठीक है, दूसरा रियल पार्ट ऑफ जेड, तीसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। चलिए जल्दी से बताइए, ट्राई करो, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिस करो, चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे।
बन गया, ट्राई करो, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज होगा, बट उससे परेशान मत होना, बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन दिया मैंने आपको। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर आई रियल कॉस पार्ट करो, थीटा इमेजिनरी पार्ट करो। रियल रियल पार्ट साइन रियल, स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं और कोई। बाकी बच्चे सन्नाटे में। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को समझना, देखो ध्यान से। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, चीजों को समझना। जेड इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, अब मैं इसको रेशनलाइज कर दे रहा हूँ। क्या लिखूंगा भाई साहब, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, बहुत ही बढ़िया। नीचे क्या लिखूंगा, सुनना अच्छे से, साइन थीटा माइनस का आयोटा कॉस थीटा, चलेगा। इसका रेशनलाइजेशन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, यही तो लिखना था सर। अब कितनों को पता चल गया, जेड इक्वल टू जो लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से। सर देखो अच्छे से, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दोनों सेम है, और उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या लिखूंगा, आप देखेंगे कि सर ये नेगेटिव में a माइनस बी और ये पॉजिटिव में a प्लस बी, बवार्ड क्या आ गया सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां से आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 देगा, -1 और -1 मिलकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस। यानी फाइनली क्या मिला, जेड इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर बच्चे से है ना, गरीब गरीब बच्चा जानते हैं, इसका आंसर बना दिया वैसे, गरीबों को भी पता है बने भाई साहब। चलिए अमीर बच्चों के लिए बात करते हैं। अगला क्या मिला हुआ है यहाँ पे, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसका सर आयोटा स्क्वायर माइनस देगा, यानी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में कितना आ जाएगा भाई साहब, तो बताएगा जल्दी से, 2ab, यानी क्या आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, सही है। अब इसको फाइनली अगर देखा जाए तो ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करूं तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। चेक करें, कोई डाउट हो तो पूछें। ठीक है, किसी स्टेप में डाउट है या लग रहा है आपको कि नहीं सर ये चीज परेशान है ना, किसी स्टेप में परेशानी हो रही है तो आराम से पूछो। बाकी ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास आर डी शर्मा है या आपके पास आर एस है या कोई कॉम्पिटेटिव बुक है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। आर डी शर्मा में दे रखा बकायदा, उसको कर लेना, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको कॉन्जुगेट हटाने का नियम आ गया भाई साहब, कि इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कौन बताएगा इसको, जरा देखो, है ना। अब एक हेडिंग लेता हूँ, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। आइए, है ना, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, हेडिंग मिलेगा आपको, इसको अच्छे से समझना, चीजों को बता रहा हूँ क्या है इसका मतलब, मतलब क्या है वो समझो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा। अच्छा, वर्ड जो आया है कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, पहले ये बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वन होना चाहिए। क्या बताया मैंने, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वन होगा तो समझ जाना कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सुनना चाहिए। क्या लिख रहा हूं, लेट करा मैंने, चीजों को समझना, लेट करा Z1 एंड Z1 and Z2 are two complex number, are two complex number, ठीक है। if, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ if, है ना, यहाँ पे समझना, if Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 1 हो जाए, if Z1 है ना डॉट Z2 इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाए, then Z1 and Z2 are said to be, are said to be मल्टीप्लिकेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेटिव
है ना, इनवर्स, इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, चीजों को समझना, रिपीट कर दे रहा हूँ कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो समझ जाना कि दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। यानी क्या हुआ, और इसको अच्छे से पढ़ा जाए, और इसको ऐसे लिख देता हूँ, सुनना अच्छे से। अगर मैं बात करूं और कि अगर मेरे को Z1 चाहिए, अगर मेरे को Z1 चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 1/Z2 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा अगर मेरे को Z2 चाहिए तो 1/Z1 कर दूंगा। पकड़ में आई ये बात, कॉपी करें इसको। ठीक है, तो इसका मतलब उसको समझ ही नहीं आया, मतलब क्या कहना क्या चाहो सर, इतना देर से है ना, बहुत कुछ बोल गए लेकिन समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते। अच्छा तो लगा सिर्फ, लेकिन समझ नहीं, है ना, जस्ट लाइक सर हॉलीवुड सॉन्ग, है ना, इंग्लिश गाने सुनने में अच्छा लगता है, म्यूजिक वगैरह तगड़ा है सर, लेकिन सर समझ नहीं आता। सुनना अच्छे से, मैं क्या कहना सर, कहना ये चाह रहा हूँ ना कि भाई साहब तेरे को कभी बोले ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको उल्टा लटका करके सॉल्व करो, उल्टा लटका के सॉल्व करो। एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही बेसिक सा, चलो पहले देखो, आइए तो गाने को फील करें, तो अभी बोला था, चीजों को समझें। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड, लिखना साहब, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू कितना साहब, 1/, क्या लिख रहा हूँ सुनना, 4 - 3 आइटा, है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 4 - 3 आइटा, सिंपल सा। पहले एक क्वेश्चन ऐसा, फिर दूसरा, देखना अच्छे से, मैंने क्या बोला, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो मैंने बोल दिया, लेट करा, सॉल्यूशन कैसे लिखा सुनो, इसको Z1 बोल दिया है, लेट कर लिया Z2 इज द मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, समझना अच्छे से, Z1, ठीक है क्या, यानी क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, माना है ऐसा, ठीक है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं सर इंग्लिश में हम लोग, वी नो दैट कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर Z1 डॉट Z2 इक्वल टू 1, मेरे को Z1 चाहिए Z2 चाहिए, Z2 चाहिए, तो Z2 इक्वल टू क्या करो, 1/Z1। भाई साहब इतना क्यों लटका रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो, इंग्लिश इंग्लिश लिखो, कोई मतलब नहीं बनता, निकालना ना सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका, बस इसको उल्टा लिख दो ना सर, 1/, हो गया बात खत्म। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टेप क्या करो, सुनना अच्छे से, तो Z2 इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ सर, Z1 कौन, 1/4 - 3 आइटा, बहुत ही बढ़िया। अब आपको पता है कि सर इसका कॉन्जुगेट कैसे लेता है, सबको पता है, तो सर Z2 इक्वल टू क्या लिखा, 4 + 3 आइटा, नीचे 4 - 3 आइटा इंटू में कितना, 4 + 3 आइटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, a² - b² साफ साफ झलक रहा होगा यहाँ से, तो Z2 इक्वल टू 4 + 3 आइटा, यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हुआ भाई साहब, 16 + 9, कैसे सर, भाई साहब देखना, ये a स्क्वायर और इधर माइनस माइनस b² आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो सर यहाँ से आ गया Z2 इक्वल टू कितना आ गया सर, 4 + 3 आइटा डिवाइड बाय 25, यानी Z2 इक्वल टू कितना आ गया सर, यहाँ से बता सकते हैं कोई, 4/25 + 3 आइटा डिवाइड बाय 25, दिस इज, है ना, द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, कॉपी करें। यानी सर कुछ नहीं, बकवास, ये सब बकवास है भाई साहब, बेकार का फालतू बातें, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए ना तेरे को, 1/Z में लटकाऊंगा आंसर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड मारूंगा आंसर आ जाएगा, चिंता ही नहीं करना, कॉपी करें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करें, देखो जरा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं भाई साहब, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा सर, Z इक्वल टू, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, चलो यही कर लेते हैं, 1 + आइटा 1 - आइटा, छोटू क्वेश्चन, निपटाओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ट्राई करो ट्राई करो। मल्टीप्लिकेटिव कान में गया वर्ड, सिंपल सी बातें मैं बोलूंगा कि मेरे को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए ना, इसको 1/, में लटका दूंगा, बाकी सॉल्व कर लूंगा जैसे भी सॉल्व हो रहा है, कॉपी करो और जल्दी से बताओ कितना है।
बन गया क्या? 1 माइनस आयोटा आ रहा है। 1 माइनस आयोटा आ रहा है, देखते हैं चलो, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में, लिख कर लिया Z2, मान लिया Z2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ Z2 इक्वल टू कितना, 1/Z1। तो Z2 इक्वल टू कितना, 1/Z1 कौन है भाई साहब, ये 1 प्लस आयटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयटा, यहाँ तक तो सही है। और ये उछल के ऊपर, तो ये Z2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस आयटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयटा। और यही आंसर नहीं है भाई साहब, ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल पकड़ में आ रही बात है। इसको आप सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करके लिख लें। तो सर इसको कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मेरे को जल्दी से, क्या लिखेंगे? Z2 इक्वल टू क्या लिखूं, बस सर इसको रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयटा, ऊपर पे भी 1 माइनस आयटा डिवाइड बाय कितना, 1 प्लस आयटा इनटू में कितना, 1 माइनस आयटा। दिस इज योर आंसर। अब ये प्लस था तो माइनस से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नीचे दिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो Z2 इक्वल टू ये होल स्क्वायर दिख रहा होगा, Z2 इक्वल टू 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a माइनस b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस 1 देता, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो Z2 इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर मैंने कभी पढ़ा है, 1 माइनस आयटा का माइनस 2 आयटा डिवाइड में कितना 2 से 2 कट गया, Z इक्वल टू कितना, माइनस आयटा। Z2 इक्वल टू -2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ठीक है, ये Z1 ले लो। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, सही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीजों को और समझते हैं ध्यान से। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसके बाद जो कहानी है इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट में चीजों को समझना, ठीक है। थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं से कुछ कुछ बातें बताऊंगा। हो सकता है कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से स्टार्टिंग में कुछ बच्चे पहले पढ़ लेते हैं, है ना, और वो बच्चों से ही क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बता ये सही है गलत है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी ऑफ, है ना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी की बात करेंगे, इनइक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इनइक्वालिटी की बात क्यों नहीं कर सकते सर, कोई बता सकता है? जैसे एग्जांपल के लिए बात करो, पहले ये लिखवा लेता हूँ, उसके बाद मैं वो भी समझा दूंगा। जैसे क्या है, लेट कर ले, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि Z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयटा b, एंड Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ c प्लस आयटा d। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है कि Z1 इतना, Z2 इतना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इफ मैंने अगर बोल दिया इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर मैंने बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने या फिर दोनों इक्वल हो, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, है ना, आर शेड टू बी इक्वल, आर शेड टू बी इक्वल, है ना, समझना अच्छे से, इक्वल ओनली, कैसा सर, केवल और केवल इफ, है ना, इफ Z1 बराबर Z2 आर शेड टू बी इक्वल, है ना, ओनली क्या लिखा है, पहला केस लिख रहा हूँ यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2। कोई बताएगा इसके बराबर में क्या लिखूं, जल्दी बताओ, इंप्लाइज कोई बताएगा? a इक्वल टू a। बहुत ही बढ़िया, a इक्वल टू c, सही लिख रहा हूँ, ये a नहीं है, c है, c है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज व्हाट, a, एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इज व्हाट, c। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू c, यानी क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, एंड दूसरा लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, दोनों बराबर होने चाहिए भाई साहब। कितना लिखूं आपको बताएगा? B इक्वल टू D, मैंने सही बोला है? ठीक है, तो सिंपल सी बातें मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में बस दो बात छप जाना चाहिए, क्या, रिपीट कर रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वल होना भाई साहब, तो समझ जाना उन दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल। ठीक है, इसको लिख लो। तो ये इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी में बात नहीं करते हम लोग, बस क्यों बता देता हूँ, पहले लिख लो, है ना। पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूँ, इनइक्वालिटी बिटवीन, है ना, इनइक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर does not exist
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? जैसे एग्जांपल बोल दूं कि 2 आयोटा बड़ा है आयोटा से, ये सही है गलत? जल्दी से बताओ भाई साहब। इमेजिनरी नंबर है ये तो इमेजिन किया हुआ नंबर है। हाउ इज पॉसिबल कि एक इमेजिनरी नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो जाए? इमेजिन की हुई चीजें, इमेजिन तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि कभी भी इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता, इक्वलिटी होल्ड करता है। इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी आप समझ जाना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का रियल पार्ट, दोनों का इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल। ठीक है, बट इनइक्वालिटी इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रहेगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? उसके पीछे का रीजन, कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते दो इमेजिनरी नंबर को। दो नंबर है ना, दो नंबर को कभी भी कंपेयर कर सकते हैं लेकिन तभी जब वो दो नंबर रियल हों। जैसे 2 और 4 में कंपेयर किया जा सकता है कि 4 ग्रेटर देन 2, बट वी कांट कंपेयर द 4 आइटा एंड 2 आइटा जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर इमेजिनरी नंबर। रीजन पता चला? रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज दे आर इमेजिनरी नंबर। इमेजिन किए हुए नंबर को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका होगा, यहां लिख देंगे नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू लिखेंगे, सीधा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई साहब, अगला लिख दूं कि सर 3 है ना, 3 + 4 आइटा ग्रेटर देन 5 + 6 आइटा, लिख सकते हैं क्या? नॉट एग्जिस्ट। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से कि हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। कॉपी करें, कॉपी करें। चलिए बात करते हैं चीजों को समझना अच्छे से। लेकिन अगर मैं बात करूं, कितने लोग बता सकते हैं कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मान लो सर कुछ ऐसा कंडीशंस आ जाए तो क्या वहां पे कंपेयर किया जा सकता है? मैंने बोला हाँ। कैसे? जरा देखना। मैंने लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिमार्क में ये चल रहा है a प्लस है ना बी है ना आइटा बी ग्रेटर देन सी प्लस आइटा डी। कितने लोग बता सकते हैं ये ट्रू होगा? मैं लिख रहा हूं ट्रू ओनली वेन, सुनना अच्छे से, है ना, ट्रू ओनली वेन, है ना। क्या लिख रहा हूं? सुनना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, चलो सीधा लिखता हूं, वेन बी इक्वल टू डी इक्वल टू 0। जल्दी सोच के बताना क्या सही हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आपने बी और डी को 0 कर दिया तो इसलिए फाइनली क्या बचेगा? ए ग्रेटर देन सी। और हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपने किस पे, अच्छा ये जो कंपेयर आप कर रहे हो ये किसके नंबर के बीच में करो? ये रियल नंबर के बीच में कर रहे हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा भी था तो वहां पे कंपेयर नहीं कर सकते। आप दो रियल नंबर के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के बीच में। बट अगर मान लीजिए आयोटा साथ में हो तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने लिखा ट्रू ओनली व्हेन बी इक्वल टू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये छोटी सी बात याद रखना। चलो कोई, तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहला बात तो ये कह लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? इससे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले का रियल पार्ट बराबर हो जाए, दूसरे वाले का नजरी पार्ट और पहले वाले का नजरी पार्ट बराबर हो जाए, तभी जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। चलिए सर क्वेश्चन बताओ, ये देखना अच्छे से। इफ Z1 इज इक्वल टू लिखा है ना साइन थीटा, प्लस में कितना, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, प्लस में लिख दिया भाई साहब एक्स, आयोटा एक्स चलेगा। फिर लिखा है Z2 इक्वल टू लिखा है 1/2, प्लस में कितना लिख दिया है ना, यहाँ पे लिखा है 1/4 आयोटा। ठीक है, इफ Z1, चलो लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, लेट Z1 बराबर है ना, Z1 इतना Z2 इतना। इफ यहाँ पे लिखा Z1 बराबर Z2 देन फाइंड पहला क्वेश्चन x की वैल्यू बताएं, दूसरा क्वेश्चन थीटा का वैल्यू बताएं। बताओ। थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, x की वैल्यू 1/4। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिंपल सा बात है भाई, दोनों को बराबर करना है, इक्वल कर देना है। तो Z इक्वल टू कितना आ गया प्लस आयोटा इंटू एक्स बराबर 1/2 प्लस आयोटा 1/4। कुछ नहीं सर, रियल के सामने, इमेजिनरी के सामने। सही है क्या? चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब 1/2, कॉस थीटा यानी सॉरी कॉस थीटा कह रहा हूँ, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो साइन थीटा जीवन में 1/2 कब आता है? जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, कहीं कोई डाउट है पूछ लो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन।
कोई डाउट है तो जरूर पूछें। चलिए साहब, ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा, एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप प्रॉब्लम, बेसिक सा, आपके एपीजीपी को उठाते हुए। देखो जरा कौन कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बताएं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, लेता हूं। लेट जेड है ना, लेट z1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस आल्टा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, ठीक है, ये ले लिया। एंड z2 is purely real and purely imaginary, then find, है ना, and z2 is purely and purely imaginary. If z1 बराबर z2, then find the value of x and y. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल। कौन सा दिमाग का खेल? ये वाला लाइन कहीं पढ़ा है क्या आपने? यस सर, जब दोनों जीरो हो जाएगा तब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सॉल्व करके बताओ। चलो, आपने क्लिक करा आपके दिमाग में, सॉल्व करें। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, है ना, दोनों प्योरली हो जाए, प्योरली रियल प्योरली, यानी z बराबर 0 होगा, यानी 0 प्लस 0 आइटा रहा होगा। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। कंपेयर करें एक्स और वाई का वैल्यू। जल्दी से बताएं, टाइम लिमिट देता हूं, आराम से सॉल्व करो इसको। बन गया क्या? सर एक्स का वैल्यू आ रहा है 3 और 2, वाई का वैल्यू आ रहा है बहुत ही 2 बढ़िया, और 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। गिवन दैट यहाँ पे कि सर z1 बराबर z2 है, और z2 कैसा है सर? प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कभी हो सकता है, जब इसका मतलब ये हुआ कि z1 की जगह पे क्या रख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस आइटा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू कितना, z2 की जगह क्या रखूंगा, 0 प्लस 0 आइटा। सही है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक आमने सामने तभी पॉसिबल है जब रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। बात एक्स का वैल्यू यहाँ से 2,3 आ गया, फैक्टराइज कर लेना भाई सब, ये सब बात है आपको 10th क्लास में सीख रखा है आपने। y की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 और 1, यानी x का वैल्यू 2,3, y का वैल्यू 2,1 या 1,2 चलेगा। ठीक है साहब, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से टैकल करना सीख लिया है। और बात करते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेता हूँ। देखो जरा कौन बताएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए तो क्या करना होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है ना, इफ यहाँ पे लिखा है होल पावर 1/3 इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई।
ठीक है क्या, x प्लस आइटा वाई, चीजों को अच्छे से समझना भाई साहब, क्या मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, x प्लस आइटा वाई होल पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आइटा b, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका किसका, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना, x प्लस ए है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना। रुको, आराम से बिल्कुल सुनो, मेरे को कोई हड़बड़ाहट नहीं, मैं तो चाहता हूँ आराम से चीजों को आप सीखें, मेरे को कहीं जाना भी नहीं है, चीजों को समझो। अब जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो, बस दो चीजें पूछना चाहता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किसी को आता है क्या, आता है, क्या आता है सर, यस सर, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस, है ना, 3b² ए, है ना, लास्ट में कितना सर, बी क्यूब। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ये आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है, सुनना सर, आपके दिमाग में यही फॉर्मूला क्यों क्लिक करा, मैंने बोला देख ये 1/3 है, क्यूब है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सॉरी क्यूब रूट है ये, यूनिटी कह गया मैं, x प्लस आइटा वाई का क्यूब रूट है। मैंने क्या करा इस चीज को, होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई, क्वेश्चन पहले आप आराम से फोटो खींच लो इसको, या जो भी कर रहे हो आराम से इसको लिख लो, आगे बात करता है, ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या करा कि सर यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड कर दिया, क्यूबिक बोथ साइड, यहाँ पे क्या आया, x प्लस आइटा वाई होल पावर 1/3 होल पावर 3, इधर क्या गया, a प्लस आइटा बी का पावर 3। कोई दर्द, कोई सवाल, कोई शंका तो पूछे। कितनों को पता चल गया कि 3 से 3 गया सर सन्नाटे में, ठीक है, क्या बचा सर, x प्लस आइटा वाई, अगले स्टेप में बचेगा a प्लस आइटा बी का क्यूब, ओपन करो a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके, फटाफट लिखना, चलो लिख रहा पे, a क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी, बी की जगह आइटा बी आएगा पूरा पूरा, क्योंकि बी ये पूरा है, ठीक है, चलो लास्ट में दूसरा 3b² ए, यानी 3 आयोटा बी का होल स्क्वायर इंटू में a, 3b² ए, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा बी क्यूब, यानी आयोटा बी का क्यूब, सही है, अरे ये a प्लस पूरा कंप्लीट बी का होल क्यूब है ना, अच्छा सर यहां तक समझ में आ गया, x प्लस आइटा वाई लिखा, इज इक्वल टू लिखा a क्यूब प्लस में 3a² आइटा बी, कोई बताएगा 3 आइटा बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, कौन बताएगा, -3b। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ये आइटा स्क्वायर देगा, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आ गया -3b² ए, चलेगा। फाइनली आइटा क्यूब बी का आंसर को बता दे, कोई तो बताओ, आइटा क्यूब का आंसर माइनस आइटा बी क्यूब, ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो आप कि रियल कौन है, इमेजिनरी कौन है। इमेजिनरी का मतलब सर आइटा वाला पार्ट अलग करो, रियल का मतलब वो पार्ट जो आइटा के साथ नहीं है। तो मैंने क्या करा, x प्लस आइटा वाई यहाँ पे छाप दिया, इक्वल टू क्या लिखा भाई साहब, यहाँ पे लिखा a क्यूब जो कि रियल है, आइटा नहीं है साहब, और आइटा देखो जिसमें नहीं हो सर, ये रही है -3b² ए, चलेगा, हाँ बिल्कुल दौड़ेगा सर। अगला बोलो प्लस में सर, अब आइटा वाला ढूंढ लो, आयोटा पकड़ लिया यहीं पे, ये देखा सर आयोटा, क्या लिखूंगा 3a² बी माइनस ऑफ कितना b, चलेगा सर। सर एक बात बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आमने सामने इक्वल है सर, क्या करूं, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, क्या मैं कंपेयर कर दूं, हाँ सर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, a क्यूब माइनस 3b² ए, सर y इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी से बताओ, 3a² b माइनस ऑफ b, कितने को पता चला, मेरे को फाइंड करना था, यहाँ पे लिख रहा हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, कितने लोग बता सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ भाई, सर सेकंड नहीं स्टेप बताओगे तो मैं में आगे नहीं आयोटा बी क्यूब होगा ना बढ़ूंगा, लास्ट में, कहाँ पे, सेकंड स्टेप में। सॉरी यार, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। हाँ यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो जो मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ, दर्द नहीं होना चाहिए, क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या आपको दर्द हुआ, सही है, यस सर। चलो तो यहाँ कोई बता सकता है y बाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a² माइनस ऑफ b², चेक कर लो पहले, क्या ये चीज और ये चीज सही है, सही है सर। तो सर एक सवाल आता मन में, आपको ही क्यों क्लिक किया सर कि ऐसा ही करना है, मैंने बोला भाई साहब इक्वेशन तो देख कैसा मांग रहा हो, x बाई ए वाई बाई बी मांग रहा है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। फाइनली इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या, हाँ सर जोड़ना पड़ेगा,
यहां तक पहले नोट करो, फिर फाइनली मैं जोड़ देता हूँ। कॉपी करो इसको। ठीक है, आइए साहब मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो अब मैं देखता हूँ अच्छे से ना। देखो क्या मिला फाइनली, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। इधर वाला पार्ट को जोड़ा तो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। उधर वाले पार्ट को जोड़ा प्लस 3a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ध्यान से आप देखेंगे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और इधर से माइनस ऑफ 4b स्क्वायर। आंसर आ गया भाई साहब। इसलिए ये जो आपका आंसर है यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी के बराबर है। कॉपी करें, ठीक है। कहीं किसी तरह का डाउट हो जरूर पूछें, ये समझ नहीं आया सर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, है ना, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपके सामने, जरा इसको आप सॉल्व करना। तो बताएगा इसका कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से रिपीट करो, सुनना, एक एक चीज को सुनो। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तभी बोलेंगे या तभी निकालेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इस तरह से। रिपीट कर रहा हूं, अपने वर्ड को फिर से रिपीट कर रहा हूं। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपसे बोले कि निकालो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। क्या जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं सर, नो। ये तो बहुत ही गंदे तरीके से दिया है। इसको भी सॉल्व करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा, एंड फाइनली सॉल्व करने के बाद इस तरह के फॉर्मेट में लाना होगा। देन उसके बाद रियल पार्ट बताएंगे, इमेजिनरी पार्ट। 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूं, आराम से सॉल्व करो। चलो बताओ कितना है। बन गया क्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व कर लेना है रैशनलाइज कर करके। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस सॉल्व करके इसको निकाल देंगे।
बन गया। चलिए कोई बात नहीं, जिनसे बना बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बना सीखेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छे से आराम आराम से बात करूंगा आपसे। ये तो सभी को याद होगा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हमने पढ़ा रखा है। जेड इक्वल टू आ गया 2 आइटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 4 प्लस आइटा। ठीक है, ये पहला फॉर्म लिख लिया हमने। अब इसके बाद कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पूरा पूरा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हर एक को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करो, या डायरेक्टली आप एलसीएम एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसा कर लेता हूँ कि डायरेक्टली अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। इसको क्या लिखूंगा, 2 आइटा यहाँ पे लिखा 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा, है ना, इंटू में कितना 1 माइनस आइटा, ये 1 माइनस आइटा है और ये 1 प्लस आइटा है, ये इसका काम खत्म। दूसरे वाले का 3 आइटा लिखा, इंटू में कितना 4 माइनस आइटा, नीचे क्या लिखा 4 प्लस आइटा, नीचे क्या लिखा 4 माइनस आइटा, ये आ गया। अब बात सिंपल सी आती है कि सर यहाँ पे देखो a माइनस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो फाइनली z इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई पूरा का पूरा, ये आ गया 2 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर, उधर से 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर देगा -1 और माइनस माइनस मिलके +1, ये माइनस माइनस। ठीक है, प्लस में कितना आ गया 3 12 आइटा, और यहाँ से कितना आ गया -3 आइटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा सर यहाँ पे 16 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 17। ठीक है, तो फाइनली z इक्वल टू मिल गया, यहाँ से कितना 2 आइटा स्क्वायर यानी -2, 2 आइटा -2 प्लस ऑफ यहाँ पे लिखूंगा 12 आइटा प्लस कितना आ गया सर 3, सही है, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1। नीचे कितना आ गया इसका 2, इसका कितना आ गया सर 17। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 2 2 गया। तो फाइनली आपको जो z मिल रहा है, z इक्वल टू ऊपर में क्या मिला सर, सुनना अच्छे से, आइटा -1 प्लस में उधर क्या मिला सर 12 आइटा प्लस 3, 12 आइटा प्लस 3। ठीक है, और नीचे क्या मिला इसका 17। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है सर, इसको पहले एलसीएम लो सर आप, z इक्वल टू 17 आयोटा माइनस 17 प्लस अब 12 आयोटा प्लस अब 3 डिवाइड बाय कितना 17। अब ये सही है, आयोटा वाला पार्ट अलग करो सर, z इक्वल टू आ गया 17 और 12 29, और ये -17 और ये 3 -14 प्लस 29 आयोटा डिवाइड बाय 17। अब सही है सर, अब बताओ कितना आ गया, z इक्वल टू -14 बाय 17 प्लस में 29 आयोटा डिवाइड बाय 17। तो रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट -14 डिवाइड बाय 17 and imaginary part of z is what 29 by 17। कहीं किसी को डाउट है तो पूछो, सही है। चलो कॉपी करो इसको, कहीं किसी स्टेप में अभी भी लग रहा हो कि सर ये छोटा सा भी छूट गया है, डाउट टाइप का लग रहा है, यानी कोई डाउट है तो आराम से पूछो। ठीक है, चलो तो ये आपको मैंने सिखा दिया कि इस तरह से कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तभी लिखेंगे जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा करेंगे जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में। लेकिन मेरे से ये किसी ने नहीं पूछा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटाते ही क्यों। तो बस सिंपल सा आंसर है ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सके, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उसका लिखा जा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग खत्म होता है। हमने बता दिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, वो पढ़ा दिया है ना, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो पढ़ा दिया। ठीक है, अब एक जो अगला हेडिंग है वो लिख लेते हैं फटाक से करके, क्या हेडिंग है वो बता देता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, लेट करा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। ठीक है, लेट कर लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, है ना, इज एन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इफ, अब इसके आगे लिख रहा हूँ, इफ आइटा रिप्लेस्ड बाई कैसे सर माइनस आइटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को अगर माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया जाए तो देन, है ना, देन जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z इज इक्वल टू कितना x माइनस आयोटा y, है ना, इसी को बोलेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z बार। रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इसको लिखता हूं ना, इट रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। रिपीट कर लो, सुनना, फिर से सुनना, आपको कुछ नहीं करना, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया ना, अगर बोले इसका कॉन्जुगेट बताओ तो कुछ नहीं करना, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा लगा,
और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके ऊपर बार लगा देना। इसको पढ़ते हैं जेड बार, इसको पढ़ देता हूँ ना, पढ़ देता हूँ, लिख देता हूँ, इसको पढ़ते हैं रिड एज, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिड एज जेड बार, जेड बार, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो किसी भी है ना नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर चाहिए, नहीं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट चाहिए, तो क्या करेंगे सर, आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर देंगे, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको पढ़ेंगे जेड बार। कोई मेरे को इसका आंसर बताए जल्दी से। जेड इक्वल टू 4 + 3 आएगा, कोई बताएगा इसका कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट और एक बार फिर से समझाएंगे, नहीं है समझ में, फिर से समझा दो, लगता मैंने ज्यादा बोल दिया। सुनो सिंपल से बात करो, कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट चाहिए, यानी उस सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्जुगेट चाहिए, तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके लिख देना है, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको पढ़ेंगे जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसी को पढ़ेंगे रिप्रेजेंट, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए तो क्या करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको पढ़ेंगे जेड बार। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से बोल लूं, नहीं समझ में आया तो, जैसे मैंने लिखा जेड इक्वल टू 1 + आयोटा, तो जेड बार क्या होगा, जेड बार का मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे सर, 1 - आयोटा। नहीं आया समझ? एक और सर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं जेड इक्वल टू लिख दिया 1 - आयोटा, तो सर जेड बार बता सकते हो क्या? हाँ बताओ ना, क्या लिखेंगे सर, 1 + आयोटा। सर ये माइनस बोला था आपने, प्लस कैसे लिखा? भाई माइनस पहले से, माइनस माइनस बल्कि प्लस होगा। अब जल्दी से जरा बताना एग्जांपल क्या होगा, जेड इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, आपको बताएगा जेड बार 3 + आएगा, 3 + 4 आएगा, 3 + 4 आएगा, बहुत बढ़िया, 3 + 4 आएगा। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर था। ये छोटा सा हेडिंग है, इसके ऊपर आगे हम लोग अगले क्लास में प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। भाई साहब ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर, ठीक है। लेकिन किस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी ध्यान रखना कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ तो वहां पे प्रॉपर्टी लगा के हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आरडी शर्मा का सिंपलेस्ट फॉर्म आप जरूर सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तीसरा क्या सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहां तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।